हेलो दोस्तों, केमिस्ट्री मैथ्स पर हम एक बार फिर से तुम्हारा स्वागत करते हैं। मैथ्स बोले तो दोस्त, और हमें तुम्हारे दोस्त अमित गुप्ता। बातें चल रही है हम लोगों की स्ट्रक्चर ऑफ एटम पर। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने बोर मॉडल पर थोड़ी बातें करी, वेव पार्टिकल डुअलिटी को हम लोगों ने समझने की कोशिश करी है। इस क्लास में हम लोगों को थोड़ा और आगे बढ़ना है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा है कि अगर हमारे पास एक मूविंग पार्टिकल हो, तो मूविंग पार्टिकल्स के पास पार्टिकल नेचर तो होता ही होता है, लेकिन पार्टिकल नेचर होने के साथ साथ वेव नेचर भी आ जाता है। और पार्टिकल जितना छोटा होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा पार्टिकल, उसमें वेव नेचर उतना ही इंपॉर्टेंट, उतना ही सिग्निफिकेंट होता चला जाता है। तो इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स के केस में हम वेव नेचर को इग्नोर नहीं कर सकते। हमारे हाथ में एक बॉल है, एक बड़ा पत्थर है, इसको हम फेंक रहे हैं, वो भी मूव कर रहा है। ध्यान देना, मूव करना बहुत बेहद जरूरी है। अगर मूव नहीं कर रहा है तो बात ही खत्म। हमने एक बॉल फेंका, एक पत्थर फेंका जो मूव कर रहा है, तो उसमें भी वेव नेचर आएगा, लेकिन वो वेव नेचर इतना छोटा सा है कि हमने उसे इग्नोर कर दिया, उसे इनसिग्निफिकेंट बता दिया। लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए इग्नोर नहीं कर सकते। तो अब हमारे पास जो फिजिक्स में जो फॉर्मूले हैं, जो थियरीज है, अगर उन थियरीज की बात करें तो पार्टिकल्स को डील करने के लिए हमारे पास क्लासिकल मैकेनिक्स है। क्लासिकल मैकेनिक्स जिसमें न्यूटन के फॉर्मूले आते हैं, न्यूटन के रूल्स आते हैं, काइनेमेटिक इक्वेशंस आते हैं, और भी उसी तरह की बहुत सारी चीजें जैसे वेक्टर वगैरह आते हैं। तो ये क्लासिकल मैकेनिक्स है जो पार्टिकल्स को डील कर सकता है। जैसे हमने एक पत्थर का टुकड़ा फेंका, कहाँ गिरेगा, इतनी देर में गिरेगा, एनर्जी कितनी होगी, किस समय पर उसका पोजीशन क्या होगा, ये सारे कैलकुलेशंस हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स फिजिक्स के फॉर्मूलों का इस्तेमाल करके कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी पार्टिकल के लिए। हमारे पास फिजिक्स में वेव्स को डील करने के लिए वेव मैकेनिक्स है। मतलब ऐसी थियरी है, ऐसे रूल्स है, ऐसे फॉर्मूले हैं जो वेव से रिलेटेड कैलकुलेशंस कर सकते हैं। लेकिन अगर दोनों को मिला दिया जाए, पार्टिकल और वेव दोनों को मिला दिया जाए, तो ऐसा कोई फॉर्मूला या थियरी नहीं हुआ करता था जिससे हम लोग एक साथ काम कर सके दोनों पर। तो सबसे पहले क्या हुआ कि दोनों को समझ करके, दोनों को मिला करके, दोनों को ध्यान में रख करके अब ऐसी थियरी बनाई गई, ऐसे रूल्स, ऐसे फॉर्मूले बनाए गए जो वेव और पार्टिकल्स दोनों को एक साथ डील कर सके, और उसको हमने कहा क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स। तो पार्टिकल्स को डील करने के लिए क्लासिकल मैकेनिक्स, वेव्स को डील करने के लिए वेव मैकेनिक्स, ये हमने थोड़ा गलत लिख दिया है, वेव मैकेनिक्स। और पार्टिकल्स और वेव्स दोनों को एक साथ डील करना हो तो मेरे को क्वांटम मैकेनिक्स चाहिए। क्वांटम मैकेनिक्स की मदद से केवल पार्टिकल हो तब भी डील हो जाएगा, केवल वेव हो तब भी डील हो जाएगा, और वेव पार्टिकल दोनों का भी नेचर है तब भी उसको डील कर लेंगे। तो सबसे पहली चीज तो मेरे को यही समझना था कि ये क्वांटम मैकेनिक्स होता क्या है। फिर इन रूल्स की मदद से, इन थियरीज की मदद से जो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर होते हैं, उनको इलेक्ट्रॉन पर अप्लाई करना है, और उनकी मदद से इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेशन करना है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा, कहाँ घूमता हुआ मिलेगा, कितनी एनर्जी होगी, कितना मोमेंटम होगा, बहुत सारी बातें इलेक्ट्रॉन के बारे में। जैसे बोर मॉडल में हम लोगों ने रेडियस और एनर्जी का कैलकुलेशन किया था, वैसे ही इलेक्ट्रॉन के बारे में जो भी प्रॉपर्टी है कैलकुलेट करना है। लेकिन अब वो क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं। बोर ने जब कैलकुलेशन किया था तो बोर ने क्या किया था, बोर ने मान लिया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल है, और पार्टिकल मान करके सारा कैलकुलेशन कर डाला, रेडियस, एनर्जी सब कुछ निकाल दिया। लेकिन हुआ क्या कि हम लोगों ने देखा कि बोर के जो कैलकुलेशंस थे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम पर काम कर पाए। एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हुआ, बोर के कैलकुलेशंस फेल, अब काम ही नहीं करते हैं। इवन एक इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम में भी स्टार्क इफेक्ट और जीमान जैसे इफेक्ट को बोर मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। मतलब बोर मॉडल की बहुत सारे लिमिटेशंस है। वो बेहद ही सिंपल सिचुएशन जहां पर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है वहीं पर काम कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि बोर ने माना कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है। वो सही चीज उस समय पता ही नहीं थी। उस समय वेव पार्टिकल डुअलिटी का कोई आइडिया ही नहीं था। बोर को पता ही नहीं था कि इलेक्ट्रॉन में वेव नेचर भी है, नहीं तो बोर दूसरी तरह से सोचे होते।
तो बोर ने इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल मान करके जो कैलकुलेशंस किए वो कुछ जगहों पर तो काम आए लेकिन बहुत सारी जगहों पर नहीं काम आए। अब क्वांटम मैकेनिक्स कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है क्वांटम मैकेनिक्स ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन क्या है, तो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल तो है ही है लेकिन पार्टिकल होने के साथ वेव भी है, और इसीलिए अब इस पर हमें नए तरह से कैलकुलेशंस करने होंगे और नए तरह से कैलकुलेशंस करके जो रिजल्ट मिलेंगे उससे हम समझेंगे कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे रहता है, राइट। तो क्वांटम मैकेनिक्स हम लोग कोई थियरी अप्लाई नहीं करने जा रहे हैं, बस हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में सीख रहे थे कि क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है। हम लोग सिर्फ रिजल्ट को देखेंगे और क्वांटम मैकेनिक्स का ही एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसे हम लोग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और जिस बंदे ने उसे खोजा था उसका भी नाम जोड़ दे तो हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहेंगे। सबसे पहले इसका स्टेटमेंट लिख देते हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम तुम लोगों के बुक्स में लिखा हुआ मिल जाता है, उसी से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो इस प्रिंसिपल का कहना है फॉर माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल्स। माइक्रोस्कोपिक मतलब जो बहुत ही छोटे हैं, छोटा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें वेव नेचर सिग्निफिकेंट होना चाहिए, इसीलिए, अदरवाइज किसी भी पार्टिकल पर बात करी जा सकती है। फॉर माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल्स, एग्जाम्पल में इलेक्ट्रॉन भी लिख देते हैं। साइमल्टेनियस एंड एग्जैक्ट, साइमल्टेनियस मतलब साथ साथ, एग्जैक्ट मतलब बिल्कुल सही सही। साइमल्टेनियस एंड एग्जैक्ट डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन मतलब पता लगाने की बात, डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम, पोजीशन एंड मोमेंटम इज नॉट पॉसिबल फॉर माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल्स, जैसे कि इलेक्ट्रॉन हो गया। साइमल्टेनियस बोले तो साथ साथ, एग्जैक्ट सही सही, डिटर्मिनेशन पता लगाना, किस चीज का पता लगाना, पोजीशन और मोमेंटम, नॉट पॉसिबल, कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाएगा। सही सही पता लगाना पॉसिबल नहीं मतलब कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का पोजीशन तुम पता लगाओगे, कुछ गड़बड़ है। तुमने बताया कि इलेक्ट्रॉन वहां मिलेगा, हो सकता है उससे थोड़ा दाएं या उससे थोड़ा बाएं मिले। तुमने बताया इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम इतना है लेकिन हो सकता है उससे थोड़ा ज्यादा या उससे कम मिले, राइट। तो यही है कि साइमल्टेनियस एंड एग्जैक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम इज नॉट पॉसिबल। ये वो स्टेटमेंट है जो तुम्हारे बुक्स में जो है लिखा रहता है। और जैसे मान लो पोजीशन इलेक्ट्रॉन का एक्स है, एक्स एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन का पोजीशन तुम बता रहे हो वो एक्स है, इस पोजीशन को तुम कह दो एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, मतलब इतना कम या इतना ज्यादा भी हो सकता है। इसी तरह से मोमेंटम पी है लेकिन पी प्लस माइनस डेल्टा पी, मोमेंटम जानते हो ना, हम लोग यहां साइड में लिख सकते हैं, मोमेंटम बराबर मास इंटू वेलोसिटी, ठीक, पी बराबर एम इंटू वी, इसी वाले मोमेंटम की बात हो रही है। तो मोमेंटम जो है, जो सही से मोमेंटम है पी है, लेकिन हम जो पता लगा रहे हैं वो पी प्लस माइनस डेल्टा पी, मतलब या तो थोड़ा ज्यादा या तो थोड़ा कम। तो ये जो इसको बोलते हैं अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन, अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन मतलब पोजीशन में इतनी गड़बड़ी है, एक तरह से तुम कह सकते हो। ये हो गया अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम, अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड विद डेल्टा पी, इसका जो वैल्यू है h/4 पाई के या तो इक्वल होगा या तो इससे ज्यादा होगा, कभी भी इससे कम नहीं होगा। मतलब इससे कम गड़बड़ी होना पॉसिबल नहीं है, इतनी गड़बड़ी होनी तय है, इतनी गड़बड़ी होनी ही होनी है। ठीक, अगर इसको कम करोगे तो ये ज्यादा हो जाएगा, इसको ज्यादा करोगे तो ये कम हो जाएगा, लेकिन दोनों मिला करके कम से कम इतना जरूर आएंगे। तो पोजीशन में कुछ गड़बड़ी हुई, मोमेंटम में कुछ गड़बड़ी हुई,
और दोनों को मिलाकर के ये रिजल्ट कम से कम आएगा। इससे ज्यादा भी हो सकता है लेकिन इससे कम नहीं हो सकता, या तो इसके इक्वल या तो इससे ज्यादा। तो ये जो है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का वर्बल स्टेटमेंट और ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट। h बाई 4 एच जो है अपना प्लांक्स कांस्टेंट है, कभी कभी हम इसे ऐसे भी लिख देते हैं। h बाई 2 पाई को हम h क्रॉस कहते हैं। तो h बाई 4 पाई क्या हो जाएगा, 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 2 से इसमें नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो h क्रॉस बाई 2 लिख सकते हो। तो इसीलिए इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा जा सकता है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h क्रॉस बाई 2। तो फॉर्मूला ऐसे लिखा हुआ मिले तब भी समझना, ऐसे लिखा हुआ मिले तब भी समझना। ये अनसर्टेनिटी क्या है, इसको हम लोगों को थोड़ा सा और डिस्कस करने की जरूरत है। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है जैसे मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन चल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की ढेर सारी वेरिएबल प्रॉपर्टीज है। अपने पास एक इलेक्ट्रॉन है, मूविंग इलेक्ट्रॉन, और इससे रिलेटेड ढेरों वेरिएबल्स है। वेरिएबल्स मतलब जिनका वैल्यू चेंज होता रहता है, ऐसी प्रॉपर्टीज जिनका वैल्यू बदल रहा है। जैसे इलेक्ट्रॉन का पोजीशन एक वेरिएबल हो गया, मोमेंटम ये भी एक वेरिएबल हो गया, एनर्जी ये एक वेरिएबल हो गया। किसी टाइम पर इलेक्ट्रॉन की कोई प्रॉपर्टी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड टाइम जो है ये भी एक वेरिएबल हो गया, कि कितने समय के बाद इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी होगी या कितने समय के बाद इलेक्ट्रॉन का पोजीशन ऐसा होगा, तो टाइम भी जो एक वेरिएबल हो गया। तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ढेरों वेरिएबल्स है, ढेरों प्रॉपर्टीज है जिनके बारे में हम पता लगाना चाहते हैं। जब भी हम पता लगाएंगे, हम इसका मेजरमेंट कर रहे हैं, हम इनका मेजरमेंट कर रहे हैं, पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये जो मेजरमेंट होगा इट्स नेवर 100% एक्यूरेट, नेवर 100% एक्यूरेट। ये कभी 100% सही नहीं होगा, मतलब इसमें कुछ गड़बड़ी होगी जिसे हम बोलते हैं अनसर्टेनिटी। ध्यान देना, जो भी मेजरमेंट करोगे, जो भी पता लगाओ, इलेक्ट्रॉन के बारे में जो भी पता लगाओ, वो कभी 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता। कैसे पता चला? वो क्वांटम मैकेनिकल कैलकुलेशन कहता है इलेक्ट्रॉन का नेचर ही ऐसा है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम गलती नहीं कर रहे हो, तुम अपनी तरफ से सब काम बिल्कुल सही सही कर रहे हो, लेकिन उसके बावजूद इलेक्ट्रॉन का नेचर ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन के बारे में जितने भी वेरिएबल्स है, अगर किसी का अता पता लगाने जाओगे तो तुम कभी कह नहीं सकते कि तुम्हारा जो पता लगाना है वो 100% एक्यूरेट हो गया। ये कहा ही नहीं जा सकता, मतलब कुछ अनसर्टेनिटी होगी ही होगी। ठीक, तुम गलती नहीं कर रहे हो, तुम अपनी तरफ से सब सही कर रहे हो, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन का नेचर है ही है। जैसे कुछ लोगों का नेचर होता है झूठ बोलना, उनको जहां झूठ नहीं भी बोलना है तो वो झूठ बोलते ही बोलते हैं। ऐसा नहीं कि झूठ बोलकर किसी को धोखा देना चाहते हैं, उनके अंदर कुछ इस तरह की आदतें हो गई हैं, बिना चाहते हुए भी जो है वो झूठ बोलते रहते हैं। जैसे एक बार हमने कहानी पढ़ी थी, एक बहुत बड़ा राजा हुआ करता था, उसकी जो है चोरी करने की बड़ी खराब आदत थी। वो जहां भी जाए कुछ न कुछ दुकान में से चुरा ले, तो उसके वजीर वगैरह जो है उसके साथ साथ लगे रहते थे, पीछे पीछे जो है दुकान वाले को समझा देते कि भाई कुछ बोलो मत, नहीं गर्दन भी तुम्हारी जा सकती, राजा साहब है, जो चुरा रहे चुराने, तो बाद में भी हम लोग देख लेंगे। तो राजा होकर के भी किसी के अंदर चुराने की आदत जो है घुसी रह सकती है। तो कुछ वैसा है सिचुएशन कि तुम कुछ भी कर लो, लेकिन ये 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता। गलती तुम्हारी नहीं है, गलती सिस्टम की है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये है ही ऐसा, क्वांटम मैकेनिकल कैलकुलेशन कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन है ही ऐसा कि हम इलेक्ट्रॉन के बारे में किसी चीज का बिल्कुल सही से पता लगा ही नहीं सकते। तो हम ये कहें कि गलती कितनी होगी, ये इसकी बात कर ले, ज्यादा बेटर है। सही से पता लगाने की बात तो छोड़ ही दो, अपनी तरफ से पूरा एफर्ट करेंगे कि हाँ हमने अपनी तरफ से पूरा सही से पता लगाने की कोशिश करिए, लेकिन इसके बावजूद कितनी गड़बड़ी हो गई, कितना अनसर्टेनिटी हो गया, इसकी भी बात करनी जरूरी है। तो जैसे हम लोगों ने ऊपर देखा कि पोजीशन, इलेक्ट्रॉन जो है ये एक्स एक्सिस पर जा रहा है, यहां पर इलेक्ट्रॉन पहुंचा है, उसका पोजीशन हम देख रहे हैं कि यहाँ है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ देखने के बाद भी कुछ गड़बड़ है इसमें। ठीक, पोजीशन थोड़ा आगे या थोड़ा पीछे हो सकता है इससे, तो हम कह देंगे कि पोजीशन का जो अनसर्टेनिटी है डेल्टा एक्स। उसी समय हम इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम पता लगा रहे हैं, मोमेंटम में भी गड़बड़ी हो गई, डेल्टा पी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, मल्टीप्लाई करने से ये h/4 पाई या तो इसके बराबर या तो इससे ज्यादा। इन दोनों को बोलते हैं कॉन्जुगेट प्रॉपर्टीज, कॉन्जुगेट प्रॉपर्टीज।
प्रत्येक प्रॉपर्टी का एक कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी भी होता है क्वांटम मैकेनिक्स में। जैसे पोजीशन का कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी मोमेंटम है, तो दोनों को मिला करके ये आएगा। इसी तरह से टाइम, किसी इवेंट के लिए टाइम और एनर्जी, टाइम में अनसर्टेनिटी और एनर्जी में अनसर्टेनिटी, दोनों को मिला दे तो फिर से h/4π आएगा। और टाइम और एनर्जी भी एक दूसरे के कॉन्जुगेट प्रॉपर्टीज। तो ये कॉन्जुगेट प्रॉपर्टीज कैसे पता लगाया जा सकता है या कैसे पता लगाएंगे, ये हम लोगों के स्कोप में बिल्कुल भी नहीं है ना। एग्जैक्टली क्वांटम मैकेनिक्स जो है, क्वांटम मैकेनिकल कैलकुलेशंस, ये बहुत ही हाई ऑर्डर कैलकुलेशंस होते हैं। जब तक तुम पोस्ट ग्रेजुएशन में नहीं पहुंचोगे उससे पहले जो इसका तुमको कुछ सही इसके बारे में पढ़ने को और जानने को उस तरह से नहीं मिल पाएगा। जब तुम वहां पहुंचोगे तब जो है थोड़ा बहुत तुम्हें पढ़ने को मिलेगा, उस समय भी समझ में आए कोई जरूरी नहीं है। ठीक, बहुत थोड़े से लोग हैं जो क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में सही तरह से समझते हैं। कम से कम हम जो है उनमें से नहीं है। मेरे को भी क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में उतना गहराई से आइडिया नहीं, ऊपर से किसी तरह से कहानी बना करके, ये मेरी बड़ी अच्छी आदत है कि मेरे को थोड़ी बहुत चीजें पता चल जाती है तो उनको अच्छे से जो है एक कहानी बना करके इस वे में प्रेजेंट कर देते कि किसी को समझ में नहीं आएगा कि उसमें गड़बड़ किधर हो गया। ठीक, अपना नेचर। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन का नेचर कि पोजीशन में गड़बड़ी, मोमेंटम में गड़बड़ी, दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट प्रॉपर्टीज और दोनों को मिला करके इतना आएगा। इसी तरह से टाइम और एनर्जी एक दूसरे के कॉन्जुगेट प्रॉपर्टीज है। कॉन्जुगेट प्रॉपर्टीज का पता कैसे लगाते हैं, तो वो क्वांटम मैकेनिकल कैलकुलेशन है जो मेरे बस की बात नहीं है। ठीक, और तुम्हें जानना भी नहीं है। सबसे बड़ी बात, तुम्हें जानना भी नहीं। अगर तुम्हें जानना होता तो कहीं ना कहीं से हम खोज करके लाते। तुम्हें जानना नहीं, इसीलिए हमने भी फालतू का जो है परेशानी कुछ उठाया नहीं। तो अगर हमको कॉन्जुगेट प्रॉपर्टीज का पता हो तो हम ये रिलेशन जो है बहुत सारे प्रॉपर्टीज के लिए लिख सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम लोगों को एक यही रिलेशन से इस्तेमाल करना है, इसके आगे कुछ करना ही नहीं है। तो अब इतने डिस्कशन के बाद हम जस्ट एक छोटा सा प्रश्न पूछे कि बताओ कि क्या इलेक्ट्रॉन का सही पोजीशन कभी पता लगाया जा सकता है? तो हम कहेंगे नहीं, हमारी कोई गलती नहीं। इलेक्ट्रॉन का नेचर ही ऐसा है, वो हिलता डुलता रहता है, उसका सही पोजीशन जो है तुम पता लगा ही नहीं सकते हो। फिर बोर मॉडल में जो हम लोगों ने रेडियस निकाला था वो क्या था भाई? बोर ने मान लिया था कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल और बता दिया कि ये ऐसा रेडियस है, इसी पर इलेक्ट्रॉन घूमता है। वो तो गड़बड़ हो गया ना, क्योंकि बोर ने अपनी तरफ से खूब अच्छे से कैलकुलेशन करा, लेकिन इलेक्ट्रॉन का नेचर है कि बोर ने जहां बताया वो 100% उसी जगह मिल जाए, कोई गारंटी नहीं। में भी 99% उसी जगह मिलता, लेकिन 1% मौके पर कहीं इधर उधर चला जाता हो। तो हम ये नहीं कह रहे कि बोर मॉडल का कैलकुलेशन एकदम गलत है। हम ये कह रहे हैं कि बोर मॉडल का जो कैलकुलेशन बताता था कि रेडियस यहीं पर है, इलेक्ट्रॉन यहीं पर घूम रहा है, ये 100% एक्यूरेट नहीं है। कभी कभी इलेक्ट्रॉन इधर उधर भी घूमने आ जा सकता है। तो बिल्कुल वही जगह 100% इलेक्ट्रॉन मिले ऐसा नहीं हो सकता। मे भी 90% 99% इलेक्ट्रॉन वही मिलता हो। तो बोर मॉडल जो है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की नजर में देखा जाए तो उसमें गड़बड़ियां हो सकती है। गलत नहीं, गड़बड़ी। गलत होना गड़बड़ होना अलग चीज है। अपनी तरफ से बोर ने पूरी सही कोशिश की है, लेकिन उसमें कुछ गड़बड़ियां हो सकती है, क्योंकि बोर मॉडल ने इलेक्ट्रॉन के इस चीज का ध्यान ही नहीं रखा। उनको पता ही नहीं था, उस समय इतना रिसर्च ही नहीं हुआ था। तो क्या इलेक्ट्रॉन का पोजीशन हम सही पता लगा सकते हैं? आंसर इज नो। अब क्या करें? इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, कैसे पता लगाएं? तो हम, यदि हमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पता है, ठीक, इफ वी नो अबाउट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर मेरे को इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पता है, वी कैन फाइंड आउट द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ हम उस जगह का पता लगा सकते हैं। वी कैन फाइंड आउट द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर probability of finding the electron is maximum। इसको तुम ऐसे समझो जैसे मान लो मेरे जेब में 50 रुपए है। 50 रुपए लेकर कहाँ जाएंगे? यही अगल बगल में कोई छोटा मोटा दुकान होगा, वहीं पर अपना चाय नाश्ता खा रहे होंगे। अब मान लो मेरे जेब में 50,000 रुपए है। 50,000 रुपए मिल गए, कहाँ जाएंगे हम? चलेंगे किसी बड़े मॉल में, किसी पिज्जा हट वगैरह में, कहीं बड़े क्लब वगैरह में चल के अपना नाच गाना चल रहा होगा। तो जेब में जितनी एनर्जी है, जितना पैसा है, उसके हिसाब से गेस किया जा सकता है कि हम कहाँ पर हमसे तुम्हारी मुलाकात हो पाएगी। तो कुछ वैसा ही कि अगर मेरे को इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पता है, देन वी कैन फाइंड आउट द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस
where probability of finding the electron is maximum। जहां इलेक्ट्रॉनों के पाने की प्रोबेबिलिटी हम अभी भी नहीं करें कि नहीं यही मिल ही जाएगा, गारंटी है, प्रोबेबिलिटी कि हाँ यहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने का चांस इतना है, ठीक, यहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने का चांस इतना है, इलेक्ट्रॉन मिलने का चांस यहाँ कम है कि ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी कहाँ कहाँ मैक्सिमम है ये पता लगा सकते हैं कि ये रहा भाई न्यूक्लियस, ये रहा इतना बड़ा एटम, और ये है वो जगह। हम ये नहीं करें कि ये है वो पॉइंट, ध्यान देना, ये न्यूक्लियस, हमने ये नहीं कहा कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन बैठा मिलेगा, हमने कहा ये इतना बड़ा जगह, इसी में कहीं इलेक्ट्रॉन को खोजना पड़ेगा मेरे को। यही कैलकुलेशन से ज्यादा से ज्यादा यही पता लगा सकते हैं कि इसी जगह में इलेक्ट्रॉन खोजना है, कहीं ना कहीं मिलेगा, बिल्कुल इसी पॉइंट पर मिलेगा ऐसा कोई कैलकुलेशन हम कर ही नहीं सकते। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा, प्रोबेबिलिटी बताया जा सकता है कि किसी गिवन स्पेस में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के हिसाब से बता देंगे कि ये वाला शॉपिंग मॉल है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है आज मिलने का चांस ज्यादा है, या फिर ये वाला जो है नाइट क्लब है, इधर जो है इलेक्ट्रॉन के मिलने का चांस ज्यादा है। तो हम उन जगहों के बारे में बता सकते हैं जहां इलेक्ट्रॉन मिलने का चांस ज्यादा है। और यहीं से अब डिफिनीशन आता है ऑर्बिटल का। व्हाट इज ऑर्बिटल? ऑर्बिटल तो स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस where probability of given एनर्जी इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पता रहनी चाहिए, तब ना पता होगी कि ये पान की दुकान पर मिलेगा कि बड़े क्लब में मिलेगा, कुछ पता ही नहीं तो कैसे पता लगाओगे। तो स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन एनर्जी इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ, कुछ गड़बड़ लिख दिया ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, ब्रैकेट में लिख देते हैं एनर्जी तुम्हें गिवन रहेगा। स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो है वो मैक्सिमम है, इज नोन एज ऑर्बिटल। फिर हम लोगों ने ऑर्बिटल के बारे में बात किया ही हुआ है। एस ऑर्बिटल होता है जो कि स्फेरिकल होता है, पी ऑर्बिटल होता है जो कि टेम्पल के जैसा होता है। तो इसके पहले की क्लास में जब हम लोगों ने ऑर्बिटल की बात करी थी तो बस बताया कि ऑर्बिटल होता है, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होता है। ऑर्बिटल एग्जैक्टली क्या होता है इसके बारे में कभी कोई बात नहीं करी थी। आज पहली बार ऑर्बिटल क्या होता है उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। इसके पहले हम लोग ऑर्बिटल के शेप के बारे में जानते थे। हम जानते थे पी में 3 ऑर्बिटल होता है, डी में 5 ऑर्बिटल होता है, इसमें 1 ऑर्बिटल होता है, ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, सब कुछ जानते थे। लेकिन ऑर्बिटल क्या होता था वो अपने को कुछ ऐसा पता नहीं था। तो ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट जो है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का कॉन्सेप्ट है। तो ऑर्बिटल क्या होता है, तो हम चूंकि इलेक्ट्रॉन का सही लोकेशन नहीं पता लगा सकते, इसीलिए बिल्कुल हम क्या पता लगाएंगे, हम पता लगाएंगे कि कहां पर इलेक्ट्रॉन पाने का चांस ज्यादा है, और जहां इलेक्ट्रॉन पाने का चांस ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, उन्हीं जगहों को ऑर्बिटल कहते हैं। अगर मेरे को इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मिल जाए तो हम ये पता लगा सकते हैं। तो एस ऑर्बिटल स्फेरिकल है, ठीक। स्फेरिकल मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या इसी बाउंड्री के ऊपर चढ़ करके घूम रहा है? तो आंसर है नहीं, ऐसा नहीं है क्या। ये हो गया न्यूक्लियस, और हम ध्यान से इधर खड़े हो गए और देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ आ जा रहा है। तो हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन एक बार जो है यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, यहाँ, इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है जहां जहां आ रहा है उसको हम देख रहे हैं बस, केवल और कुछ नहीं कर रहे हैं। कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन आता जाता रहता है वो हम देख रहे हैं। तो ये जो पॉइंट्स जहां जहां हम लगाते जा रहे हैं ये वो जगह है जहां जहां इलेक्ट्रॉन देखा गया है। इधर इलेक्ट्रॉन नहीं आया था क्या? तो आया था। इधर भी एक बार चाय पीने, इधर एक बार गुटखा लेने, इधर एक बार नमकीन लेने, इधर एक बार बीड़ी लेने, ये सब के लिए भी आया था। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो इधर रहा। तो ये है
एस ऑर्बिटल का सही पिक्चर कुछ ऐसा है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ एक स्फेरिकल जगह है और इसी जगह में इलेक्ट्रॉन इन जगहों पर ऐसा देखा गया था। और हम लोग एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा दिख रहा है वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, और जहां इलेक्ट्रॉन कम दिख रहा है वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम। तो ये जो बाउंड्री के अराउंड देख रहे हैं ना, बाउंड्री के अराउंड थोड़ा सा ये जो जगह है, इधर ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है मैक्सिमम है ना, इधर भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर कम है, इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। जब हम लोग पढ़ते हैं गैस ऑर्बिटल होता है और स्फेरिकल होता है तो उसका मतलब कुछ इस तरह से हमारा होता है। इसी तरह से पी ऑर्बिटल का भी मतलब कुछ वैसा ही सोच लो कि ये रहा तुम्हारा न्यूक्लियस, मतलब एटम का न्यूक्लियस, और उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉन कहाँ है, तो ये है वो पॉइंट्स जहां पर इलेक्ट्रॉन जो है देखा जा रहा है। ये है वो पॉइंट्स, वो जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन को बार बार देखा गया है। तो ये बीच वाले जगह में भी बहुत कभी कभी। तो ये पी ऑर्बिटल जो हम लोग बोलते हैं कि पी ऑर्बिटल डंबल के जैसा होता है, कुछ ये कॉन्सेप्ट। और कभी कभी तुम्हारे सामने एक प्रश्न होता है कि ऑर्बिट और ऑर्बिटल में जरा अंतर मेरे को समझाओ। तो कुछ याद आया तुम्हें? ऑर्बिट हम लोगों ने कहा पढ़ा था? बोर मॉडल में। और ऑर्बिटल कहाँ पढ़ रहे हैं? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में। दोनों एक ही है क्या? तो आंसर नहीं, ऑर्बिट एकदम अलग चीज था, ऑर्बिटल बिल्कुल अलग चीज है। तो ऑर्बिट हमने उधर पढ़ा था ना कि जो सर्कुलर पाथ होता है, ये है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ है जिस पर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है, बोर ने कहा था, इसी को ऑर्बिट कहते हो। और ऑर्बिटल क्या है? तो वो ये है, एस ऑर्बिटल हो सकता है, पी ऑर्बिटल हो सकता है, जहां इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, उसे ऑर्बिटल कहते हैं। तो इस तरह से क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो है वो एटम को बिल्कुल अब अलग तरह से बताता है। काफी कुछ बदल गया है पिछले मॉडल्स की तुलना में। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल कहता है कि पहले तो इलेक्ट्रॉन जो है केवल पार्टिकल नहीं है, वेव है। फिर मेरे को नए नियम कानून चाहिए, नई थियरी चाहिए, नया थियरी आया जिसे क्वांटम मैकेनिक्स हमने कहा। फिर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया जो कहता है कि इलेक्ट्रॉन का पोजीशन तुम कभी सही से बता ही नहीं सकते, तो पता क्या लगाओगे? तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पाने का चांस ज्यादा, और जहां जहां चांस ज्यादा उन सभी जगहों को पकड़ा। तो स्फेरिकल ये सीन दिखाई पड़ रहा है। तुमने कह दिया एस ऑर्बिटल स्फेरिकल, पी ऑर्बिटल डंबल शेप, इसी तरह से डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल वगैरह वगैरह समझते चले जाओ। फिर यही ऑर्बिटल आगे चल करके सब सेल बनाते हैं, फिर सब सेल को मिला मिला करके सेल बनता है, और वो सारी बातें हम लोगों ने पहले ही कर रखी है। तो सेल, सब सेल, ऑर्बिटल, क्वांटम नंबर्स, ये सारी चीजें जो हम लोगों ने पढ़ी थी वो इसी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के अंदर, क्वांटम मैकेनिकल फॉर्मूले जो होते हैं, क्वांटम मैकेनिकल थियरी जो होती है, उस थियरी से किए गए कैलकुलेशन से निकल करके सामने आया है। हालांकि हम लोग कैलकुलेशन तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग उसकी थोड़ी सी बात, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन वगैरह होता है इसमें, हम लोग आगे आने वाले क्लासेज में उसकी थोड़ी सी बात करेंगे। तो क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल एटम का क्या सोच करके और कैसे कैसे आगे बढ़ा, इस पर थोड़ी सी बातें हमने करी। बातें और भी बहुत सारी है जो हम लोग करते रहेंगे आने वाले क्लासेज में। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।